पीएम मोदी एक डिक्टेटर हैं, ऐसा दावा है ओपोजिशन पार्टीज के बड़े बड़े लीडर्स का, कुछ रिपोर्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स का। Modi is a dictator, a man worse than Hitler, Kumaraswamy told the supporters today. और अगर मोदी 2024 में दोबारा से इलेक्शन जीतकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये आखिरी इलेक्शन होंगे। उसके बाद इलेक्शन होने बंद हो जाएंगे और देश में तानाशाही को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आखिरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा। ओपोजिशन पार्टीज के इस ओपिनियन को समझने के लिए हम दुनिया के सबसे डेंजरस डिक्टेटर को एनालाइज करते हैं, हिटलर, जिससे हमको ये पता चल सकेगा कि एक्चुअल में डिक्टेटर की जो पर्सनैलिटी होती है वो कैसी होती है। तो हिटलर के कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, हिटलर की शादी नहीं हुई थी। दूसरा, हिटलर का ये बिलीव था कि आर्यंस ही जर्मनी में रहने के लायक हैं। तीसरा, हिटलर के जो सपोर्टर थे वो उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकते थे। चौथा, सभी न्यूज़पेपर और मीडिया हिटलर को ही प्रमोट करते थे। पांचवा, हिटलर ने अपने सारे ओपोनेंट की इमेजेस को खत्म कर दिया था, उन सबको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया था। छठा, हिटलर अपने कैंपेन में ये बोलता था कि उसके आते ही सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि उसके आने के बाद ऑलमोस्ट जर्मनी खत्म हो गया था। सातवां, हिटलर को अच्छे कपड़े पहनना पसंद था। आठवां, हिटलर बहुत सफाई से झूठ बोलता था और इसी वजह से लोग उस पर बिलीव कर लेते थे। नौवां, हिटलर अपनी स्पीच हमेशा दोस्तों, भाइयों और बहनों से शुरू करता था। 10वां, हिटलर को फोटो खिंचवाना बहुत पसंद था। 11वां और लास्ट, हिटलर की कैंपेन का टैगलाइन था गुटे टैगे कोमेन, मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं। चलिए, ये बात तो रही हिटलर की। अब हम देखते हैं कि पीएम मोदी को ऐसा क्यों कहा जा रहा है। एक्चुअल में देखें तो बीजेपी ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसकी वजह से ओपोजिशन को ऐसा कहने का मौका मिल रहा है। लाइक जैसे हाल ही में अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है, बिल्कुल लोकसभा के इलेक्शन से पहले। ये आजादी के बाद से पहली बार है जब कोई करंट चीफ मिनिस्टर जेल में गया हो। इसके अलावा भी बहुत सारे आरोप लगते हैं बीजेपी गवर्नमेंट पर, लाइक जैसे कि ईडी और सीबीआई को दिखाकर ओपोजिशंस को डराना और उनको कमजोर करना। और अगर कोई करप्ट लीडर बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ले तो अगले ही दिन उसको क्लीन चिट मिल जाती है। ऐसे ही बहुत सारे आरोपों की वजह से पीएम मोदी को डिक्टेटर कहा जा रहा है। हम वो सारे आरोपों को आगे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये सारे आरोप सच है या झूठ है। सबसे पहला, डिक्टेटर का सबसे बड़ा जो पावर हाउस होता है वो होती है उसकी आइडियोलॉजी, जिसकी मदद से डिक्टेटर करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और अपने साथ लेकर आता है। जैसे कि हिटलर आर्यन आइडियोलॉजी के आधार पर पावर में आया था। आईएसआईएस फाउंडर जुरखाबी इस्लामिक आइडियोलॉजी के आधार पर पावर में आया था और स्टालिन सोशलिज्म आइडियोलॉजी के आधार पर पावर में आया था। और अगर हम 2014 की मोदी लहर को थोड़ा सा एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि उसमें सबसे ज्यादा जोर हिंदुत्व पर डाला गया था। इसी की वजह से 2014 के बाद हिंदुत्व की लहर बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसका फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी के फूल को हुआ है। हिंदुत्व की इस लहर के बाद बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो माइनॉरिटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर बनने लगी, जिसको हवा देने का काम किया ओपोजिशन के लीडर्स ने और इसकी वजह से आम लोगों में डर का माहौल बन गया। डिक्टेटर का सबसे बड़ा हथियार यही होता है। जैसे हिटलर ने जर्मनी में नाजिज्म को बढ़ावा दिया था और उसके आधार पर ही वो पावर में आया, ऐसे ही ओपोजिशन बीजेपी पर और नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाती है कि उनकी आइडियोलॉजी में आरएसएस है, जिसमें वो हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए और माइनॉरिटी को दबाने के लिए काम करते हैं। अब ये वो आरोप थे जो ओपोजिशन लगाती है नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी पर। और यहाँ तक सुनने के बाद आपको भी ये पॉइंट एकदम वैलिड लग रहे होंगे। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, नरेंद्र मोदी भी एक डिक्टेटर हैं। लेकिन जैसा कि ओपोजिशन ने कहा, बीजेपी की आइडियोलॉजी है आरएसएस। तो आरएसएस की जो रूल बुक है उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि हर वो इंसान जो हिंदुस्तान में पैदा होता है वो हिंदू है और वही उसका हिंदुत्व है। फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसका स्किन कलर कैसा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आरएसएस के लीडर अपने भाषण में भी ये बात कह चुके हैं। हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। तो ओपोजिशन के हिसाब से बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस से इंस्पायर्ड है, लेकिन आरएसएस की जो सोच है वो ऐसी नहीं लगती कि वो देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। क्योंकि जब हिटलर भी पावर में आया था, उसने पावर में आते ही सबसे पहले माइनॉरिटीज के खिलाफ रूल बनाने शुरू कर दिए थे। उनको खत्म करने के लिए बहुत सारे ज्यूज को मारा गया था। लेकिन 2014 के बाद माइनॉरिटीज को ज्यादा फायदे हुए हैं भारत में। जितनी भी योजनाएं बीजेपी गवर्नमेंट ने शुरू की हैं, डाटा के हिसाब से उनमें से 24 से 30%
5% माइनॉरिटी के लोगों के पास है। सरकारी ऑफिसेस में भी 2014 तक 4% तक ही मुस्लिम होते थे। आज की डेट में वो 10% तक पहुंच गए हैं। इसके बाद ओपोजिशन बीजेपी गवर्नमेंट पर यह आरोप लगाते हैं कि वो अपने वफादार लोगों को जुडिशरी, मिलिट्री और एग्जीक्यूटिव बॉडीज में अपॉइंट करते हैं। जैसे कि विपिन रावत जी को 2 सीनियर ऑफिसर को साइडलाइन कर वो पोस्ट दी गई थी। ऐसा ही नेवी में वाइस एडमिरल करणवीर सिंह को 2 सीनियर ऑफिसर को साइडलाइन करके चीफ ऑफ नेवी बनाया गया था। और बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वो रिटायर्ड आर्मी पर्सन को अपनी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने की सीट देते हैं। और यही सेम प्रैक्टिस दुनिया भर के डिक्टेटर करते हैं, जिसकी वजह से पीएम मोदी को भी डिक्टेटर कहा जा रहा है। ऐसा ही एक आरोप जो ओपोजिशन बीजेपी पर लगाती है, उनका कहना है कि बीजेपी जुडिशरी सिस्टम में भी अपने लोगों को अपॉइंट करती है। जैसे कि रंजन गोगोई, जिनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था, जिनके टेन्योर में बहुत सारे ऐसे फैसले आए जो बीजेपी के पक्ष में जाते हैं। जज की पोस्ट से रिटायर होने के बाद रंजन गोगोई बीजेपी सीट पर एमपी बनते हैं राज्यसभा में, जिसके बाद उन पर लगे ये एलिगेशन कि वो बीजेपी के लिए काम करते थे, वो और भी ज्यादा पक्के हो गए थे। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव बॉडीज लाइक जैसे कि सीबीआई और ईडी। ओपोजिशन का कहना है कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है ओपोजिशन को खत्म करने के लिए। 2014 से अब तक सीबीआई और ईडी ने जितनी भी कार्रवाई की है, उनमें से 90% से ज्यादा ओपोजिशन लीडर्स पर ही की गई है। यही सेम प्रैक्टिस चाइना में भी की जाती है, जहां पर एग्जीक्यूटिव बॉडीज के जो ऑफिसर होते हैं उन्हें शी जिनपिंग खुद से चुनते हैं। तो अब ये पॉइंट तो मोदी के डिक्टेटर होने की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो हम सबको नहीं भूलनी चाहिए वो ये है कि देश में सबसे ज्यादा पावरफुल संविधान है, पीएम से भी ज्यादा पावरफुल और सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावरफुल। और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो संविधान के दायरे में रहकर ही ले रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो केजरीवाल बहुत पहले जेल में चले जाते। और अगर नरेंद्र मोदी डिक्टेटर होते और सिर्फ हिंदुओं के लिए ही काम कर रहे होते तो प्लेस ऑफ वॉरशिप एक्ट को भी खत्म किया जाता, जो ये कहता है कि आजादी से पहले जितने भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, आजादी के बाद उनको दोबारा से तोड़ा नहीं जाएगा। इसीलिए राम मंदिर को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार किया गया। ऐसे ही अगर नरेंद्र मोदी डिक्टेटर होते तो जितने भी स्टेट में नॉन बीजेपी सरकार है उन सबको डिसमिस कर दिया जाता। हिस्ट्री में कांग्रेस की सरकार ने बहुत बार स्टेट की गवर्नमेंट को डिसमिस किया है। आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। अब ओपोजिशन के हिसाब से सिस्टम का सारा कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है, लेकिन बीजेपी की सरकार में ऐसा नहीं किया गया। डिक्टेटर की तीसरी पहचान होती है खुद को सुप्रीम लीडर दिखाना, ताकि लोगों का भरोसा उस पर बना रहे और देश में किसी भी तरह का सिविल वॉर ना हो। और इस चीज को करने के लिए काम में लाए जाते हैं मीडिया हाउसेस, जो झूठ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि लोग उसको सच मान लेते हैं। डिक्टेटरशिप में लोगों को वही इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है जो डिक्टेटर उन्हें दिखाना चाहता है, और अगर कोई ऐसा ना करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। नॉर्थ कोरिया में तो पूरी मीडिया पर ही कंट्रोल किया जाता है, और अगर कोई उनके हिसाब से न्यूज ना दिखाए तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको जरूर देखिएगा। ऐसे ही हिटलर ने भी पावर में आते ही एक प्रोपोगेंडा मिनिस्ट्री की शुरुआत करी थी, जिसका काम था नाजी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना। ऐसे ही चाइना में भी प्रोपोगेंडा फैक्ट्री है, जिसमें 14,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। उनका काम होता है हर तरह की न्यूज को एनालाइज करना और ये देखना कि कोई गवर्नमेंट के खिलाफ तो कुछ नहीं कह रहा। इन सब का मेन काम ये होता है कि अपने लीडर को सुप्रीम लीडर दिखाना, उसको लार्जर देन लाइफ दिखाना, ताकि लोगों को ये लगे कि ऐसा लीडर 100-200 साल में ही पैदा होता है। अब इसके लिए मैं जरूर कहूंगा कि मीडिया अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा। कितने दिनों से लद्दाख में सोनम वांगचुक ने अनशन किया हुआ था, कोई भी मीडिया रिपोर्टर उनको कवर करने के लिए नहीं गया। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही थी वो सोशल मीडिया के थ्रू ही मिल रही थी। और ऐसा ही मणिपुर के केस में हुआ था। उस इंसिडेंट में भी कोई डिबेट हमको न्यूज चैनल पर देखने नहीं मिली थी, जो कि मीडिया के लिए बहुत बड़ा फेलियर है। अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी सच में डिक्टेटर है या नहीं। तो एक्चुअलिटी तो ये है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पास में पूरा पावर है ही नहीं। भारत में 31 स्टेट्स हैं और उन सभी स्टेट्स में से 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर बीजेपी की अकेली सरकार है। बाकी जितने भी स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है वो उन्होंने अलायंस करके बनाई है। उन सबको मिलाकर देखें तो 12 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर एनडीए की सरकार है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसा डिक्टेटर है जिसके पास पूरी पावर
पावर ही नहीं है। अब ओपोजिशन का कहना यह है कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए तो वो आते ही सबसे पहला फैसला ये लेंगे कि अब इलेक्शन नहीं होंगे और देश में तानाशाही शुरू हो जाएगी। लेकिन संविधान में ये साफ लिखा है कि संविधान के बेसिक प्रिंसिपल को चेंज नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद अगर बीजेपी को लोकसभा में सारे सीट्स भी मिल जाएं, तब भी वो इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा पावरफुल संविधान है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।